हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एससीईआरटी 8th क्लास की एससीईआरटी के जो चैप्टर 6 है, जिसमें एशिया महादेश के बारे में पढ़ना है, उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि एशिया के पूरब में कौन सा महासागर है। एशिया महादेश के पूरब में कौन सा महासागर स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर और डी लाल सागर। अब इसको हम लोग मैप पर देखते हैं कि एशिया महादेश के जो पूरब में है वो कौन सा महासागर है। तो देखिए, यही है एशिया महादेश का पूरा नक्शा। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र, ये है एशिया महादेश। इसके उत्तर में देखिएगा, सबसे इसके उत्तर में तो यहां पर है ये आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा इसके दक्षिण में तो ये हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, और इसके जो पूरब में है वो जो महासागर है वो क्या है, ये पूरा क्षेत्र ये है प्रशांत महासागर का भाग, प्रशांत महासागर स्थित है। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात करें तो कौन सा महासागर है, आर्कटिक। दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब के क्षेत्र में कौन सा महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि एशिया के पूरब में कौन सा महासागर स्थित है, तो प्रशांत महासागर स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसके डिटेल की बात करें तो यहाँ दिया जा रहा है कि एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश तथा दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। ठीक है, ये इसका डिटेल है। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा कि एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु क्या है। एशिया महादेश के जो दक्षिणी भाग है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एशिया जो है से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश है और इस क्षेत्र में क्या होता है कि जलवायु की अनेक अनेक प्रकार की जलवायु यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हर क्षेत्र में हमें अलग अलग विविधता पाई जाती है इस क्षेत्र में, और यहाँ पर हर क्षेत्र का अलग अलग जलवायु हमें देखने को मिलता है। तो एशिया के जो दक्षिणी भाग है उसकी जलवायु की हम लोग बात करें तो इसको पहले मैप पर देखते हैं। देखिए, ये है पूरा एशिया महादेश। ठीक है, ये पूरा एशिया महादेश। इसके जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, ये इस क्षेत्र से मालदीव और इंडोनेशिया के क्षेत्र से होकर के कौन सा रेखा गुजरती है, तो ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा जहां से गुजरती है उस क्षेत्र में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है और अत्यधिक मात्रा में इधर इस क्षेत्र में विषुवतीय क्षेत्र में बारिश होती है। और जो भारत एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ मान ली इसका ये नॉर्थ, ये साउथ और ये साइड ईस्ट और इस तरफ ये वेस्ट। तो जो दक्षिणी क्षेत्र है एशिया का वो कहाँ पर है, ये विषुवत रेखा के निकट है। कहाँ पर, तो ये पूरा विषुवत रेखा के निकट में है। इसलिए इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो किस तरह की होती है, तो ये विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। उसके अलावा ये दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के क्षेत्र की बात करें, इस तरफ जो जलवायु होती है वो मानसूनी जलवायु होती है, वो मानसूनी जलवायु होती है। ठीक है, उसके अलावा इस क्षेत्र में रूस के ऊपर में यहाँ पर आर्कटिक महासागर क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु इधर पाई जाती है। तो क्या होगा, दक्षिणी जो एशिया है उसकी जलवायु कैसी है, तो ये विषुवत रेखीय जलवायु है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र जो है विषुवत रेखा के बहुत ही निकट स्थित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, ये विषुवत रेखीय जलवायु। और मानसूनी जलवायु दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। ये उत्तरी भाग में जलवायु क्या है, ये अत्यंत ही ठंडी है क्योंकि ये आर्कटिक क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र को के जलवायु क्या है, खुशनुमा है और यहाँ अधिकांशतः गर्मी का मौसम रहता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, दक्षिणी क्षेत्र में अधिकांशतः गर्मी का मौसम रहता है। दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में क्या होता है, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र क्या है जहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है, वो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है।
जबकि दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? तो दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप वो विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखीय। आगे है तीसरा प्रश्न कि हांगहो नदी घाटी सभ्यता किस देश में विकसित हुई थी? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे एक सभ्यता थी, वो हांगहो नदी की सभ्यता वो किस देश में विकसित हुई? ठीक है, ये जो हांगहो नदी है, ये हांगहो नदी के तट पर किनारे पर ये सभ्यता विकसित हुई थी। और ये जो हांगहो नदी है ये कहाँ पर है? तो ये चीन में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये चीन में स्थित है। और इसे पीली नदी भी कहा जाता है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र से होकर ये बहती है उस क्षेत्र की मिट्टी का कलर कैसा है? तो उस क्षेत्र में मिट्टी पीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इस नदी का कलर क्या हो जाता है? पीली हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है पीली नदी। और ये जो हांगहो नदी है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये चीन के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हांगहो नदी की सभ्यता चीन में हांगहो नदी किनारे इसकी उत्पत्ति हुई थी। आगे है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास इसी महादेश की नदी घाटियों में हुआ है। विश्व में जो बड़े बड़े सभ्यता हुए हैं, प्राचीन सभ्यता, उनमें से अधिकतर कहाँ है? एशिया महादेश में ही है। दजला और फुरात नदी, जिसे वर्तमान में यूफ्रेटस और टाइग्रस नदी कहा जाता है, जो इराक के क्षेत्र से तुर्की के क्षेत्र से होकर के बहती है। दजला और फुरात नदी घाटी में कौन सभ्यता थी? तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, तो पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे? तो दजला और फुरात, वर्तमान में इसका नाम क्या है? यूफ्रेटस और टाइग्रस। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर? इराक में। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ? भारत एवं पाकिस्तान में। हांगहो नदी की सभ्यता चीन, ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाली प्राकृतिक कारक कौन से हैं? एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारण करने वाले प्राकृतिक कारण कौन से हैं? किस क्षेत्र के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं? पहला ऑप्शन है बास्पोरस जल संधि, उसके अलावा यूराल पर्वत, तीसरा ये डार्डेनलिस जल संधि, और ये चौथा इनमें से सभी। तो एशिया महादेश की हम लोग बात करें तो ये जो है यूरोप से किससे अलग होता है? तो ये यूरोप से होता है। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है यूराल पर्वत। ठीक है, और इसी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है यूराल नदी। ठीक है, ये किससे निकलता है? ये क्या करती है? यूरोप और एशिया की सीमा को निर्धारण करती है। उसके अलावा यहाँ पर कैस्पियन सागर, ये भी सीमा का निर्धारण करती है। उसके अलावा यहाँ पर ब्लैक सी के पास यहाँ पर एक है जल संधि है जिसका नाम है बास्पोरस जल संधि। ये क्या करती है? काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ठीक है, और एशिया को यूरोप से अलग करती है। उसके अलावा इसके जस्ट नीचे एक और जल संधि है जिसका नाम क्या है? डार्डेनलिस। ठीक है, ये क्या करती है? मरमरा सागर को एजियन सागर से अलग करती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? और एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो एशिया के जो प्राकृतिक सीमा निर्धारण किससे होता है? तो एक यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, उसके अलावा बास्पोरस जल संधि जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। उसके बाद यहाँ पर डार्डेनलिस जो मरमरा सागर को किससे जोड़ती है? तो एजियन सागर से जोड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी के द्वारा क्या होता है? एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि यूरोप से यह यूराल पर्वतमाला द्वारा अलग होता है। उसके अलावा एशिया को यूरोप से अलग करने वाले में डार्डेनलिस जल संधि, बास्पोरस जल संधि, मरमरा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल नदी की भी भूमिका है। ये सभी के द्वारा क्या होता है? एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रमुख देश कौन से हैं? दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख देश
कौन से है? ऑप्शन ए है ईरान और इराक, बी भारत पाकिस्तान, म्यांमार और थाईलैंड, चीन और जापान। तो दक्षिण पूर्व एशिया की हम लोग बात करें तो ये भारत के दक्षिण और पूर्व में जो देश स्थित है उसे ही कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया। तो भारत के दक्षिण पूर्व की बात करें यहाँ पर इस तरफ, तो सबसे पहले यहाँ पर ये म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। उसके अलावा यहाँ थाईलैंड, थाईलैंड, और ये दक्षिण पूर्व एशिया के एकमात्र लैंड लॉक कंट्री लाओस, ठीक है। उसके अलावा ये वियतनाम, उसके अलावा यहाँ पर ये कंबोडिया, फिर मलेशिया, फिर सिंगापुर यहाँ पर, और उसके बाद ये इंडोनेशिया, और उसके अलावा ईस्ट तिमोर भी क्या है? ईस्ट तिमोर, और ये फिलीपींस भी क्या है? किसका भाग है? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के भाग है। ये सब देश जो है से दक्षिण पूर्व एशिया के देश कहे जाते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? ये ईरान और इराक नहीं है, उसके अलावा भारत पाकिस्तान भी नहीं है, म्यांमार और थाईलैंड क्या है? ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख देश हैं। इसके आंसर की बात करें, लिखा गया है व्याख्या में कि इसके अंतर्गत म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया आता है। और यह प्रदेश भारत और चीन की संस्कृति तथा धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। ये क्षेत्र क्या है? भारत तथा चीन की संस्कृति तथा धर्म से क्या है? बहुत अधिक प्रभावित है। उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया से यह प्रदेश इस्लाम और ईसाई धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। उपनिवेशवाद के कारण यहाँ पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव भी देखने को मिला। इसका बहुत अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जहाँ पर अमेरिका और स्पेन के विदेशी शासन से प्रभावित रहा है। फिलीपींस में किसकी शासन था? तो अमेरिका और फिलीपींस, अमेरिका और ये स्पेन के दोनों के ये क्या था? ये उपनिवेश था। 7वां प्रश्न कह रहा है कि किस देश में सिल्क मार्ग, ठीक है, जिसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, ठीक है, का ऐतिहासिक महत्व रहा है। ये जो सिल्क मार्ग है, रेशम मार्ग, किस देश का ऐतिहासिक महत्व रहा है? ए रूस, कजाकिस्तान, चीन और भारत। इनमें से किस देश का ये ऐतिहासिक महत्व रहा है? तो सिल्क मार्ग को क्या कहा जाता है? रेशम मार्ग भी कहा जाता है। उसके अलावा ये प्राचीन काल से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 14वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र से व्यापार होता था, और ये व्यापार का प्रमुख रास्ता था जो भारत और चीन से होते हुए ये यूरोप भूमध्य सागर के तट तक जाती थी, ठीक है। और ये कहाँ पर था? तो ये चीन के क्षेत्र से होकर के गुजरता था, चीन के बड़े क्षेत्र से होकर के ये गुजरता था, और रेशम का उत्पादन भी अत्यधिक चीन में ही होता था। तो इस क्षेत्र से रेशम, उसके अलावा चाय और अन्य वस्तुओं का अत्यधिक व्यापार इस मार्ग से किया जाता था। और ये कहाँ पर? तो ये चीन के क्षेत्र में, और जाता कहाँ? भारत, चीन, उसके अलावा होते हुए मध्य एशिया होते हुए ये कहाँ तक? ये भूमध्य सागर यूरोप के क्षेत्र तक जाता था। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ से ये संघाई, बीजिंग चाइना, उसके अलावा समरकंद उज्बेकिस्तान, दिल्ली, उसके अलावा बुखारा उज्बेकिस्तान में, उसके अलावा तेहरान, बगदाद, इजिप्ट होते हुए ये कहाँ तक जाता था? ये तुर्की होते हुए ये यूरोप और ये भूमध्य सागर के क्षेत्र तक जाता था। ये कई क्षेत्रों से होकर के ये रेशम मार्ग गुजरता था, और ये मुख्यतः चीन से होकर के गुजरता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चीन का ऐतिहासिक महत्व रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइबेरिया किस क्षेत्र से संबंधित है? साइबेरिया जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साइबेरिया की हम लोग बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में पड़ता है। साइबेरिया आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र में पड़ता है, आर्कटिक सर्किल के क्षेत्र में पड़ता है। और ये क्षेत्र क्या है? अत्यधिक ठंडा रहता है, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, और ये रूस का ही भाग है। किसका भाग है? ये रूस का भाग है, ठीक है। रूस के ये मध्य और पूर्व भाग में फैला हुआ है, मध्य और पूर्व भाग में ये फैला हुआ है, और ये भारत से लगभग 4 गुना बड़ा है। इसका क्षेत्रफल भारत से 4 गुना ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये किस देश में स्थित है? तो ये है कहाँ पर? रूस के क्षेत्र में। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर एशिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर एशिया, क्योंकि मैप पर देखिए ये है पूरा क्षेत्र एशिया महादेश का, एशिया महादेश, और इसके इस तरफ क्या है? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये साइबेरिया जो है
ये कहाँ पर स्थित है? ये एशिया महादेश के उत्तर में, उत्तरी एशिया में ये स्थित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर एशिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? ठीक है, एशिया महादेश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है, या विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ब्रुनेई, तीसरा क्या है? ईरान, और चौथा कंबोडिया। ठीक है, तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी की हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है? तो वो दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी निवास करती है। उसके अलावा एशिया में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव के क्षेत्र में भी मुस्लिम आबादी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। लगभग 14,000 द्वीप इसमें सम्मिलित हैं। इसके आंसर की हम लोग इसका व्याख्या की बात करें तो आज विश्व के 30% मुस्लिम जनसंख्या दक्षिण एशिया के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश तथा मालदीव में रहती है। विश्व में जो 30% जनसंख्या मुस्लिम आबादी वो कहाँ रहती है? वो दक्षिण एशिया में, इन्हीं सब कंट्री में। उसके अलावा विश्व में मुसलमानों की सबसे अधिक आबादी इंडोनेशिया में है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य एशिया के प्रमुख देश कौन से हैं? मध्य एशिया के प्रमुख देश कौन से हैं? तो ये जो मध्य एशिया के जो प्रमुख देश है ये 5 देशों का समूह है, 5 गणतंत्रों का समूह है। ठीक है, जो पहले सोवियत संघ रूस के भाग हुआ करते थे। सोवियत संघ रूस के भाग हुआ करते थे और 1991 में ये जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये इनके स्वतंत्र देश की स्थापना हुई। कौन कौन से देश हैं? तो देखिएगा यही है, पहले यहाँ पर ये कजाकिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। उसके अलावा यहीं पर उज्बेकिस्तान, ठीक है, जिसकी राजधानी समरकंद। उसके अलावा ये तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर ये किर्गिस्तान और ये तजाकिस्तान। ये 5 देश क्या है? इन्हें ही मध्य एशिया के देश कहे जाते हैं। मध्य एशिया के देश कहे जाते हैं। ठीक है, ये किसका भाग था पहले? तो सोवियत संघ रूस का भाग था। मध्य एशिया प्रदेश में मुख्यतः पहले सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 प्रदेश सम्मिलित है: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, यहाँ के सबसे प्रमुख धर्म इस्लाम है। मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व सिल्क रूट के कारण बढ़ जाता है। इस क्षेत्र से होकर क्या होता था? सिल्क रूट जो है, रेशम मार्ग, इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी एशिया में मुख्यतः कौन से देश हैं? ठीक है, रूस, कजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, चीन और जापान, ईरान और इराक। तो रूस और कजाकिस्तान की बात करें तो ये रूस उत्तरी एशिया और क्या है? मध्य एशिया का देश कजाकिस्तान। ठीक है, उत्तरी और मध्य एशिया के रूस और कजाकिस्तान। भारत पाकिस्तान की बात करें तो ये दक्षिण एशिया के देश है। चीन और जापान की बात करें तो ये क्या है? ये पूर्वी एशिया के देश है। ये क्या है? पूर्वी एशिया के देश है। और यहाँ पर क्या है? बौद्ध धर्म के मानने वालों की अधिकता पाई जाती है, बौद्ध धर्म। ठीक है, उसके अलावा ईरान और इराक की बात करें तो ये मिडिल ईस्ट के भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन और जापान क्या है? ये पूर्वी एशिया के देश है। इसके अंतर्गत जो पूर्वी एशिया में आते हैं कौन कौन? तो वो चीन, जापान, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया क्या है? ये महत्वपूर्ण देश है। किसके? तो ये पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण देश है। चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में चीन की प्रभुता है और इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। यही है इस तरफ, यहाँ पर ये चीन, उसके अलावा यहाँ पर ये जापान, ये नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया। ये किसके भाग है? तो ये पूर्वी एशिया के भाग है, पूर्वी एशिया के भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र की संस्कृति तुर्क, अरब और ईरान प्रभाव से प्रभावित है? इसमें से एशिया के कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा एशिया, पूर्वी एशिया या पश्चिमी एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया या उत्तर एशिया में, जिसमें तुर्क, अरब और ईरानी प्रभाव से प्रभावित है? तो इसके आंसर की हम लोग बात करें तो सबसे अधिक जो प्रभावित है वो क्या है? वो पश्चिमी एशिया जो है से प्रभावित है। किससे? यहाँ पर तुर्क, अरब और ईरानी संस्कृति
इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में है? एक साथ सम्मिलित ये जो संस्कृति है वो पश्चिमी एशिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे SCERT 8th क्लास के जो चैप्टर एशिया महादेश के बारे में पढ़ना था 6th चैप्टर में, उसमें कि हम लोगों ने 12 महत्वपूर्ण MCQ को देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया।